नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एमएनएस न्यूज पर। देश की शीर्ष अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने एयर इंडिया को लेकर के एक अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने 16 मई 2024 को कहा कि जनवरी 2022 में एयर इंडिया डिसइन्वेस्टमेंट और टाटा ग्रुप द्वारा उसे टेक ओवर करने के बाद एयर इंडिया लिमिटेड संविधान के आर्टिकल 12 के तहत राज्य या इसकी इकाई नहीं रही, इसलिए इसके खिलाफ मौलिक अधिकार का उल्लंघन का कोई मामला नहीं बनता है। दरअसल एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट जनवरी 2022 में हुआ था। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है किसी कंपनी, उद्योग या परियोजना में निवेश को निकालना या उसे बेच देना। यह प्रक्रिया आमतौर पर तब अपनाई जाती है जब किसी कंपनी या सरकार को वित्तीय जरूरतें पूरी करनी होती है, घाटे को कम करना होता है या जब वे किसी विशेष संपत्ति या इकाई से बाहर निकलना चाहते हैं। टाटा समूह ने एयर इंडिया को औपचारिक रूप से 27 जनवरी साल 2022 को अपने नियंत्रण में ले लिया था। यह भारत का पहला प्रमुख निजीकरण था जो लगभग 2 दशकों में सफलतापूर्वक पूरा हुआ। इस प्रक्रिया के तहत सरकार ने 2700 करोड़ रुपए का भुगतान भी टाटा कंपनी से प्राप्त किया और टाटा सन्स की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी तालस प्राइवेट लिमिटेड को एयर इंडिया के 100% शेयर यानी कि 100% शेयर और उसकी सहायक कंपनियों के शेयर हस्तांतरित कर दिए गए। शीर्ष अदालत ने बॉम्बे हाई कोर्ट के 20 सितंबर 2022 के फैसले के खिलाफ दायर अपीलों को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने वेतन में कथित स्थिरता, कर्मचारियों की पदोन्नति, वेतन संशोधन के भुगतान में देरी और बकाये को लेकर AIL के कुछ कर्मचारियों द्वारा दायर 4 रीट पिटीशन का निपटारा किया। शीर्ष अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट के सामने रीट पिटीशन में संविधान के आर्टिकल 14 जिसके अनुसार कानून के समक्ष समानता तथा 16 जिसके अनुसार सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता और संविधान के आर्टिकल 21 जिसके अनुसार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के उल्लंघन का दावा किया गया था। मामले में क्या कहा पीठ ने, आइए थोड़ा उसे समझते हैं। न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि इसमें कोई विवाद नहीं है कि भारत सरकार ने अपनी 100% हिस्सेदारी तालस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित कर दी है, जिससे निजी इकाई पर कोई प्रशासनिक नियंत्रण नहीं रह गया है। पीठ ने कहा कि डिसइन्वेस्टमेंट के बाद एयर इंडिया संविधान के आर्टिकल 12 के तहत एक राज्य या इसका साधन नहीं रह गया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट के सामने रीट पिटीशन दायर करने की तिथि पर AIL यानी कि एयर इंडिया लिमिटेड एक सरकारी इकाई थी और पिटीशन पर काफी देरी के बाद निर्णय लिया गया। तब तक कंपनी का डिसइन्वेस्टमेंट हो चुका था और एक निजी कंपनी ने इसका टेक ओवर कर लिया था। क्या है आर्टिकल 12, थोड़ा इसे भी समझने का प्रयास करते हैं। आइए, भारतीय संविधान का आर्टिकल 12 एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो राज्य शब्द को परिभाषित करता है। आर्टिकल 12 उन संस्थाओं को निर्धारित करता है जो इसके दायरे में आती है। यह इस बात पर स्पष्टता प्रदान करता है कि संविधान के भाग 3 में निहित मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, या इसे इस तरह से समझा जा सकता है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में निहित मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए आमतौर पर राज्य को जिम्मेदार ठहराया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य में भारत की सरकार और संसद, राज्यों की सरकारें और विधानसभाएं, स्थानीय प्राधिकरण और भारत के क्षेत्र में या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन अन्य सभी प्राधिकरण शामिल है। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में इस प्रकार से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जैसे कि पहला, केंद्र और राज्य सरकारें। यदि किसी सरकारी एजेंसी या विभाग के कार्यों या नीतियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो संबंधित सरकार जिम्मेदार होती है। भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर संबंधित सरकार जिम्मेदार होती है। संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों का संरक्षण और उल्लंघन की स्थिति में नागरिकों को न्यायी उपाय उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से केंद्र और राज्य सरकारों पर होती है। तो वहीं दूसरा यह है कि सरकारी अधिकारी और कर्मचारी यानी कि सरकारी अधिकारी और कर्मचारी जो अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करते हुए किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, उनके कार्यों के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। यह जिम्मेदारी राज्य के अंतर्गत आती है क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत राज्य में सरकारी अधिकारियों
और कर्मचारियों के कार्य भी शामिल होते हैं। जब ये अधिकारी और कर्मचारी अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करते समय किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो उन कार्यों के लिए संबंधित सरकार जिम्मेदार मानी जाती है। तो वहीं तीसरे जिम्मेदार जो होते हैं वो है स्थानीय प्राधिकरण। नगर निगम, पंचायतें आदि स्थानीय प्राधिकरण भी मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की परिभाषा में स्थानीय प्राधिकरण शामिल है। इसका मतलब है कि अगर इन प्राधिकरणों के कार्यों या नीतियों से किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वे जिम्मेदार ठहराए जा सकते हैं। तो वैसे ही चौथे जिम्मेदार जो है वो अन्य सरकारी प्राधिकरण, जैसे कि किसी सरकारी नियंत्रण के तहत कार्य करने वाले अन्य प्राधिकरण जैसे सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां और सरकारी नियंत्रण वाले संस्थान भी जिम्मेदार ठहराए जा सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य की परिभाषा में ऐसे प्राधिकरण भी शामिल हैं। इसका अर्थ है कि ये संस्थान भी संविधान के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में उत्तरदायी हो सकते हैं। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ भारतीय नागरिकों को सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय यानी कि अनुच्छेद 226 में रीट याचिकाएं दायर करने का अधिकार देता है। ये न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी कर सकते हैं। आर्टिकल 12 के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्यापक रूप से व्याख्या की गई है। इसका दायरा सरकार और राज्य संस्थानों से आगे तक फैला हुआ है। आर्टिकल 12 यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि सरकार और अन्य संस्थाओं को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जाए। राज्य शब्द का एक विस्तारित महत्व है। इससे नागरिकों को ऐसे निकायों को जवाबदेह ठहराने का रास्ता मिल गया है। इससे उन्हें अपने मौलिक अधिकारों के किसी भी उल्लंघन के लिए न्याय पाने में मदद मिलती है। नागरिकों को प्रदान किए गए अधिकांश मौलिक अधिकारों का दावा राज्य और उसके साधन के खिलाफ किया जाता है, ना कि निजी निकायों यानी कि प्राइवेट बॉडी के खिलाफ। अगर इस मामले को देखें तो टाटा ने AI यानी कि एयर इंडिया में खरीदी 100% की हिस्सेदारी। इसका मतलब है कि भारी घाटे में चल रही सरकारी एयरलाइंस एयर इंडिया का सरकार ने विनिवेश किया था, जिसमें टाटा समूह के हाथ में इसकी कमान आ गई थी। टाटा समूह ने 2 साल पहले एयर इंडिया की 100% हिस्सेदारी 18,000 करोड़ रुपए में खरीदी थी। इस तरह से एयर इंडिया की 68 साल बाद घर वापसी हुई। यानी कि JRD टाटा ने 1932 में टाटा एयरलाइंस की स्थापना की थी, जिसका 1946 में नाम बदलकर एयर इंडिया लिमिटेड कर दिया गया था। वहीं 1953 में सरकार ने इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया था। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य और कई कारण थे। राजनीतिक नियंत्रण की अगर बात करें तो हवाई सेवाएं एक महत्वपूर्ण परिवहन साधन थी और सरकार चाहती थी कि इन पर उसका नियंत्रण हो ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा और संचार के मामले में कोई भी बाधा न आए। तो वहीं सरकार ने महसूस किया कि देश में एक एकीकृत और सुव्यवस्थित हवाई परिवहन प्रणाली की आवश्यकता है, जो कि केवल राष्ट्रीयकरण के माध्यम से ही संभव थी। निजी क्षेत्र के पास उतने संसाधन नहीं थे कि वह देश के कोने कोने तक हवाई सेवाएं पहुंचा सके। सरकारी स्वामित्व से एयरलाइन को अधिक वित्तीय सहायता और संसाधन उपलब्ध कराए जा सकते थे, जिससे उसकी सेवाओं का विस्तार हो सके। सरकार ने यह कदम इसलिए भी उठाया क्योंकि यह मानती थी कि हवाई सेवाएं एक सार्वजनिक सेवा है और इन्हें मुनाफे के बजाय जनहित को ध्यान में रखते हुए संचालित किया जाना चाहिए। उस समय भारत सरकार समाजवादी आर्थिक नीतियों का अनुसरण कर रही थी, जिसमें प्रमुख उद्योगों और सेवाओं का सरकारी नियंत्रण शामिल था। इन कारणों से 1953 में भारतीय सरकार ने एयर इंडिया और अन्य घरेलू हवाई सेवाओं का राष्ट्रीयकरण कर दिया, जिससे भारतीय हवाई अड्डों का विकास हुआ और नागरिक उड्डयन क्षेत्र को नई दिशा मिली। 1932 में टाटा एयरलाइंस की स्थापना हुई थी। यह भारत की पहली वाणिज्यिक एयरलाइंस थी जो कि JRD टाटा द्वारा स्थापित की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में हवाई सेवाओं को प्रस्थान और विकास करना था। यह एक महत्वपूर्ण कदम था जो भारतीय हवाई उड़ानों को विकसित करने में मदद करता है। टाटा एयरलाइंस ने अपनी सेवाएं विस्तृत की और अपनी उड़ानों को अनेक शहरों में ले जाने का प्रयास किया। यह एक महत्वपूर्ण योगदान था जो भारतीय एविएशन उद्योग की नींवें रखता है। बाद में टाटा एयरलाइंस का नाम बदलकर एयर इंडिया हो गया, जो एक प्रमुख भारतीय वाणिज्यिक एयरलाइंस बन गई। एयर इंडिया आज से कुछ वक्त पहले तक भारत की राष्ट्रीय एयरलाइंस के रूप में जानी जाती थी। टाटा एयरलाइंस की स्थापना भारतीय एविएशन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान की एक महत्वपूर्ण घटना थी, जो आज भारतीय एयरलाइंस के लिए क्रांतिकारी कदम के रूप में जानी जाती है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।